इसके लिए थोड़ा सा अपने सीट पे से ठहर जाइए। सीट पे नहीं, मतलब आप जहाँ पर बैठे हुए वहीं से ठहर जाइए। कीप योर हैंड्स फ्री, आप लोग अपने अपने हाथ फ्री रखिए। आप दोनों हाथों से अपने रिस्ट को ऐसा शेक करिए, थोड़ा सा ऐसा शेक करिए दो हाथों से। मैं तो एक हाथ शेक कर रहा हूँ, वॉटेवर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नो हार्ड एंड फास्ट रूल। थैंक यू। थोड़ा अगर आप स्ट्रेच होना चाह रहे हैं, राइट को लेफ्ट को या हाथ करना चाह रहे हैं, स्ट्रेच योर सेल्फ। ओके, सीखो। ये बहुत जरूरी होता है। You can try energizers. There are many such energizers we can try during the change of period, because 10th class students they sit for long hours, so they need to practice. There are so many types of energizers. So I'll begin. First of all, I would like to congratulate High Tech Private School Federation Express Chairman Janab Badruddin Abdullah Sahab, Secretary Mohammad Ali Rafa Sahab, and convener of this session Dr. Hafiz Nilbaudin Sahab, Satish Sir, Salahuddin Sir, speakers और हमारे दोस्त मोहम्मद अली जावेद साहब, जावेद मिशन स्कूल के, और यहाँ पर उस्मान सर भी हैं और बहुत सारे करस्पॉन्डेंट्स हैं और प्यारे बच्चों। अभी सतीश सर वाज गाइडिंग यू, फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे थे। द पर्पज ऑफ दिस सेशन, ये जो सेशन का जो पर्पज है, इज टू रीमोटिवेट आवरसेल्फ। जिस तरह से आदमी को वाइटामिन्स जरूरी होते हैं, इसी तरह से स्टूडेंट्स को राइट एट दिस मोमेंट, इस वक्त जिस वाइटामिन की जरूरत है वो है वाइटामिन एम। एम पर मोटिवेशन। ये जो सेशन है ये मोटिवेशन सेशन है। मोटिवेशन जो है इसको बार बार करते रहना पड़ता है। अगर मोटिवेशन नहीं किया जाए तो मोटिवेशन नहीं करने की वजह से हमारे जो शार्पनिंग ऑफ स्किल्स है वो ठीक तरह से नहीं हो पाते। तो एक पर्पस ये सेशन का टू मोटिवेट आवरसेल्फ, बिकॉज आपका जो काउंटडाउन है एसएससी एग्जामिनेशन का वो फास्ट काउंटडाउन हो रही है उसकी। यू आर डे बाय डे यू आर गेटिंग वेरी लेस नंबर ऑफ डे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि द पर्पज ऑफ दिस सेशन इज टू शार्पन द स्किल्स। अभी सलाहुद्दीन साहब, सतीश साहब, ये सब इस बात की कोशिश कर रहे थे कि द एबिलिटीज, जो आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज व्हिच यू हैव, दे वर ट्राइंग टू शार्पन। मैं भी यही कोशिश करूँगा कि आपके अंदर जो स्किल्स है उसको थोड़ा सा शार्प करने की कोशिश करूँगा। और उसके लिए मैं एक बार फिर हाईटेक प्राइवेट स्कूल फेडरेशन को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि वो एक राइट टाइम पर, एक सही वक्त पर ये सेशन रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करना चाह रहा हूँ। सदा है 4 मिसरों का। आपके मौजूदगी में शेर करना बहुत मुश्किल होता है। शायर किसी ऐसे शख्स को देखा, उसमें चंद चीजें जो दिखी उससे उसके अंदर फिक्र पैदा हो गई। शायर किसी शख्स को देखा और उसके अंदर उसको देखने के बाद उसकी जो फीलिंग्स और एहसासात है वो मैं आप तक कन्वे करना चाह रहा हूँ। ये आपके 10th क्लास से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो शायर कहता है कि उस शख्स को देखने के बाद ना फिक्र कोई, ना जुस्तजू है, ना ख्वाब कोई, ना आरजू है, ना फिक्र कोई। आप वाह वाह करने के बजाय, चूंकि शेर मेरा नहीं है आप इसको समझने की कोशिश करिए। ना फिक्र कोई, ना जुस्तजू है, ना ख्वाब कोई, ना आरजू कोई। इसमें 4 चीजें आ गए। एक फिक्र, दूसरी जुस्तजू, तीसरे ख्वाब और चौथी आरजू। शायद को ये 4 चीजें उस शख्स में नजर नहीं आए। अगर आप पास पेन पेंसिल है तो आप नोट कर लीजिए। फिक्र,
जुस्तजू, ख्वाब, आरज़ू। ना फिक्र कोई, ना जुस्तजू है, ना ख्वाब कोई, ना आरज़ू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है। शायर कह रहा है कि अगर ये चार चीज़ें उस शख्स में, अगर किसी शख्स में अगर नजर नहीं आ रही है तो शायद उस शख्स को समझता है कि वो जिंदा नहीं है बल्कि मर चुका है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन ये लाश क्यों है। तो आपके मेरा जो टॉपिक है, हाउ टू इम्प्रूव द ग्रेड्स इन एसएससी एग्जामिनेशन। आपका सबका कंसर्न यही है कि 10th क्लास के ग्रेड्स, आप जो 10th क्लास में है वो ग्रेड्स कैसे इम्प्रूव किए जाएं। अगर आप पास ये येलो पेपर है तो निकाल लीजिए, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा। आपको जो भी इम्पोर्टेंट पेपर आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इफ यू हैव पेन आप उसको नोट करके चले जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ए ग्रेड इज। ग्रेड क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रैंक। रैंक किसको बोलते हैं और ग्रेड किसको बोलते हैं, ये 10th क्लास के स्टूडेंट को ये समझना बहुत जरूरी है। रैंक जो है स्पेसिफिक डिजिट होता है। पहले आप देखते होंगे, आज से 2012 से पहले स्टेट फर्स्ट रैंक, स्टेट टॉप 10 रैंक्स, सिटी रैंक्स, मंडल रैंक्स, फिर स्कूल रैंक्स, फर्स्ट रैंक, इस तरह के रैंक्स होते थे। उससे स्टूडेंट्स को काफी स्ट्रेस हो रहा था और कई स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे थे। अभी ग्रेड्स में भी कर रहे होंगे, जो हराम है, नहीं करना चाहिए। तो ग्रेड्स और रैंक में फर्क ये है कि रैंक स्पेसिफिक नंबर होता था और उससे बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस डेवलप होता था, पेरेंट्स भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है 2012 से, जहाँ तक मुझे याद है, रैंक सिस्टम के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है। ग्रेडिंग सिस्टम इज द रेंज ऑफ मार्क्स। अगर आप ये पेपर में देखेंगे तो एसएससी के जो ग्रेड्स हैं वो 8 ग्रेड्स हैं। सबसे जो टॉप ग्रेड है A1 है, उसके नीचे A2 है, उसके नीचे B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, D है और E है। एक्चुअली ये E जो है ग्रेड नहीं है, बल्कि जो ग्रेड हासिल करता है उसको फिर दोबारा एग्जाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से देयर आर 7 ग्रेड्स। ये जो ग्रेड्स हैं, एक D ग्रेड को छोड़ के बाकी जो ग्रेड्स हैं वो अल्फा न्यूमेरिकल ग्रेड्स हैं, यानी उसके अंदर अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। A1 A अल्फाबेट है, 1 नंबर है। तो बाकी के जो ग्रेड्स हैं, D ग्रेड जो है सिर्फ वो अल्फाबेटिक ग्रेड है। ठीक है, हर ग्रेड का रेंज दिया गया है। ये 2 कॉलम है इसमें। पहला जो कॉलम है ये फर्स्ट लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज और नॉन लैंग्वेजेस का ग्रेड रेंज है। उसके बाद का जो कॉलम है वो सेकेंड लैंग्वेज के ग्रेड्स का रेंज है। अगर आप A1 ग्रेड लाना चाहें इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, आपके जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसमें, इफ यू आर डिजायरस, आप विश कर रहे हैं कि आपको A1 ग्रेड आए, तो आपको कितना मार्क्स आना चाहिए? 91 से लेकर 100 के बीच में आना चाहिए। ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है। ये परसेंटाइल बेसिस पे ग्रेड थोड़ा बहुत फर्क होता रहता है, ये रेंज में थोड़ा बहुत फर्क होता रहता है हर साल, लेकिन ऑन एन एवरेज आप एग्जाम बना लीजिए कि दोज हु वांट टू सिक्योर A1 ग्रेड, उनके मार्क्स नॉट लेस दैन 91 होने चाहिए। अगर तेलुगु में है तो 90, सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु या सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, वॉट एवर सेकेंड लैंग्वेज यू है, उसके लिए थोड़ा सा लेसर मार्क्स हैं, एक आध मार्क कम है। A2 अगर लाना है तो 81 से 90 का रेंज, अगर आप A2 रैंक के डिजायरस हैं, या अगर आपको 81 से 90 का डिजायरस, तो एवरीबडी वुड से दैट आई एम डिजायरस ऑफ गेटिंग A1, लेकिन ये रेंज को आप ध्यान में रखने चाहिए। और इसी तरह से अगर आप B2 को देखेंगे तो 61 से 70 का जो रेंज है, अगर आपके मार्क्स इसमें आएंगे, रेंज का एक बेनिफिट ये है कि पहले जब रैंक होता था तो पूरे स्टेट का 1 या 2 सिमिलर मार्क्स लाने वाले बच्चों को दे वुड गेट द फर्स्ट रैंक। अब जो ग्रेड की वजह से A1 ग्रेड का मतलब ये है कि इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू नंबर, वो 10 on 10 है। तो 10 on 10 ग्रेडर्स लास्ट ईयर के एसएससी रिजल्ट में थ्रू आउट द स्टेट देयर वर अबाउट 4000 स्टूडेंट्स इन द स्टेट दोज हु गॉट A1 ग्रेड लाने के लिए हर सब्जेक्ट में आपको 10 on 10 लाना पड़ता है मार्क्स। बट
अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आप 10 on 10 मिस कर दिए तो यू कैन नॉट गेट द ओवरऑल A1 ग्रेड। जो डिजायरस हैं, ख्वाहिशमंद हैं, जिनका एम्बिशन है, जिनका ख्वाब है कि वो A1 ग्रेड लाएं, तो उसके लिए उनको उनका रेंज ऑफ मार्क्स क्या होना चाहिए, मोर देन 91 मार्क्स उनका एक टारगेट होना चाहिए। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इन सब का ग्रेड जब ऐड होगा तो नीचे बनेगा CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, उसका फुल फॉर्म है CGPA। ठीक है, तो दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड वेल। आपको ये ग्रेड की अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, आप उतना अच्छा आपका ग्रेड। मेरा टॉपिक ये है कि हाउ टू इम्प्रूव द ग्रेड्स। ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए दो जो स्पीकर्स थे, लर्नड स्पीकर्स, उनकी तकरीर भी आपको काम आएगी, और मेरे बाद भी जो स्पीकर्स होंगे उन सब की भी तकरीर काम आएगी। लेकिन आपका जो ग्रेड है कैसे इम्प्रूव करते हैं, वो पॉइंट्स को आप स्पीकर्स के में से पिकअप करिए ताकि आपके ग्रेड्स इम्प्रूव आप कर सकें। ठीक है, now I will move on to the second point of my talk. वो ये है कि हाउ टू सेट द गोल। आपको ग्रेड की अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब नाउ द गोल। गोल का मतलब क्या होता है, द टारगेट। आपका टारगेट क्या है। इसीलिए कि अभी जो शेर था, जावेद अख्तर साहब का शेर था, उसके अंदर क्या है, क्या होना चाहिए, जो सिर्फ 4 ही नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट। तो उसमें आप एम्बिशियस होने चाहिए, बल्कि मार्क्स लेने के लिए तो हिर्स वैसे गुनाह है, लेकिन नेकी करने की जो हिर्स है वो दुरुस्त है। तो अच्छे मार्क्स अगर लाना चाहते हैं तो वो क्या है, जायज़ और दुरुस्त हिर्स है आपकी। तो यकीनन आपको इसमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो आपका जो टारगेट है, पहले कैसे आप सेट करेंगे। जो गोल्स हैं ब्रॉडली लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। Right now, I will not touch upon the long-term goal because your examinations are over your heads. आपके सर पर एग्जामिनेशन सवार है एसएससी का, इसीलिए मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स में कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ कि शॉर्ट टर्म गोल आपका ये होना चाहिए। गोल सेट करने से पहले ये देखना चाहिए कि व्हाट इज द लेवल एट विच यू आर, इसलिए कि योर गोल शुड बी अचीवेबल। अगर किसी का राइट नाउ ग्रेड मान लीजिए D चल रहा है, अगर वो अपना ये गोल सेट करा के आई वांट टू अचीव A1, तो D से A1 जो है ये मानो में सीढ़ी है, ग्रेड्स की सीढ़ी है। सीढ़ियाँ जो है, बाज़ अगर आप बाजार में सीढ़ी खरीदने के लिए जाएंगे, लैडर परचेज करने के लिए जाएंगे, तो आपको लैडर की जो रेट लगती है वो उसमें कितने स्टेप है उसके बेसिस पर लैडर की रेट होती है। उन पूछता है कि 6 पैर की सीढ़ी चाहिए, आपको 12 पैर की चाहिए, या 18 पैर की 18 स्टेप की सीढ़ी चाहिए पूछता। तो जो जितना स्टूडेंट ज़्यादा ऊंचा ग्रेड स्टेप पे जाएगा, उसकी उतनी दुनिया बड़ी हो जाएगी, उसका उतना रिस्क वसी हो जाएगा। तो आप जो ग्रेड जो टारगेट करेंगे वो अचीवेबल होना और रियलिस्टिक होना। ठीक है, तो इसीलिए पहले छोटे छोटे गोल सेट करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी स्टूडेंट इज राइट नाउ, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई स्टूडेंट D ग्रेड में चल रहा है, तो उसका इमीडिएट सेट जो गोल होना चाहिए C2 होना चाहिए। फिर C2 अगर वो पे अगर आ गया तो फिर वो C1 पे जाना चाहिए, फिर इस तरह से B2, फिर इस तरह से स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, स्टेप बाई स्टेप गोल सेट करना चाहिए। नाउ आई विल मूव ऑन टू द अदर थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उसको मैं सरसरी तौर पर आगे जा रहा हूँ। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड एट दिस मूवमेंट, आपके माइंड सेट वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई कैन डू माइंड सेट, ये काम मैं कर सकता हूँ। अभी सतीश सर आपसे पूछ रहे थे फिजिक्स में आप डर रहे हैं, अगर आपका जहन ये बना हुआ है, माइंड सेट ये बना हुआ है कि मैं फिजिक्स में डर रहा हूँ, मैं फिजिक्स में डर रहा हूँ, तो उर्दू में एक मुहावरा है, कोई हैबत में मरा तो कोई खैदस में मरा। ये नेगेटिव एटीट्यूड है किसी, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म इन ऑल सब्जेक्ट्स। आपको हर सब्जेक्ट में बराबर परफॉर्म करना है। किसी भी सब्जेक्ट इफ इट इज अपीयरिंग टू बी ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो उसको आसान करने का सिर्फ ये मंत्र है उसका कि दैट सब्जेक्ट इज डिमांडिंग मोर टाइम। वो सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना, वो सब्जेक्ट को एक्टिव टाइम पे पढ़ना। हर एक का एक्टिव टाइम अलग अलग होता है। वो आपके एक्टिव टाइम पे अगर आप पढ़ेंगे
तो आपका जो सोचने का रुझान के नो सब्जेक्ट इज हार्ड टू मी, कोई सब्जेक्ट मेरे को मुश्किल नहीं है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपका रवैया होना चाहिए, ठीक है। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाइट। 10th क्लास के ग्रेड अगर आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो विदाउट कंसंट्रेटिंग ऑन योर डाइट, आप डाइट पे अगर कंसंट्रेट नहीं करें तो यू कैन नॉट गेट गुड ग्रेड्स। इसलिए कि यहाँ जाने के लिए यहाँ होना जरूरी है। फिर एक बात सब मेरे साथ फॉलो करिए, यहाँ जाने के लिए थोड़ा सा आप लगाइए हाथ यहाँ पर सब, ऑल ऑफ यू प्लीज। यहाँ जाने के लिए यहाँ होना जरूरी है। हमारा तजुर्बा है जब एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसमें कई स्टूडेंट जो है शेक होते रहते, रात में खाना नहीं खाए, वो लोग ये समझते हैं कि नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे तो दे कैन फोकस मोर ऑन स्टडी, वो ज़्यादा जो है स्टडी को फोकस कर सकते हैं। ऐसी है कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और आप गाड़ी तेज भगाने के चक्कर में, तो इसीलिए आपकी जो डाइट है हर दिन में 3 टाइम खाना जरूरी है। और एग्जामिनेशन जैसे करीब आता है आपके माइंड को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम 800 किलो कैलोरीज एक वक्त में, अगर आप 3 वक्त खाना करें तो मॉर्निंग में 800 किलो कैलोरीज, लंच में 800 किलो कैलोरीज और डिनर में 800 किलो कैलोरीज, यानी पर डे 24 आवर्स में ए मिनिमम ऑफ 2004 किलो कैलोरीज मस्ट है। आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किपिंग ऑफ मील्स। आपकी अम्मी आपको खाने के लिए तवज्जो दिलाते हैं तो उन्होंने बोलते कि नहीं कि मेरे को पढ़ना है। वो जो पढ़ना है खाली पेट है ना, ये धोखा है। इसीलिए कि योर माइंड कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इफ यू डोंट ईट प्रॉपरली। तो इसीलिए स्किपिंग ऑफ मील्स नहीं करना, खास तौर से एग्जामिनेशन से पहले बगैर नाश्ता करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाना, बिकॉज दैट इज द टाइम वेयर यू हैव टू परफॉर्म। आप 10th क्लास का एग्जामिनेशन खाली 10th क्लास का एग्जामिनेशन नहीं है, वो नर्सरी से लेकर 13 ईयर्स का एग्जामिनेशन है। आप 13 ईयर्स का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं, प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो यू नीड टू हैव सफिशिएंट डाइट। आपकी डाइट सफिशिएंट नहीं रहेगी तो आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए खाने की तरफ तवज्जो करिए, फ्रूट्स की तरफ तवज्जो करिए। अगर आप इस तरफ तवज्जो करेंगे तो नेक्स्ट स्लीप। आमतौर पर स्टूडेंट पर्टिकुलरली खासतौर से गर्ल्स वो क्या करते हैं, रात में जगा करते हैं। उर्दू में शादी से पहले की एक रात में मेहंदी लगाई या हल्दी लगाई जाती है, उसको हैदराबादी जबान में बोलते हैं रात जगा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको नाइट आउट। अगर आप एग्जामिनेशन पीरियड में नाइट आउट अगर करेंगे तो क्या होता मालूम है आपको, वॉमिटिंग सेंसेशन डेवलप होता। वॉमिटिंग सेंसेशन जब डेवलप होता तो कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाती है, हर अंदर की चीज़ बाहर आ जाती है। तो इसीलिए कभी भी एग्जामिनेशन की नाइट में अब यहाँ से नाइट आउट्स नहीं करना, ठीक है। इसीलिए कि नाइट में क्या होता है, स्लीप जो है बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। कम से कम 6 से 7 घंटे तक अनइंटरप्टेड स्लीप होना चाहिए। क्या होता है स्लीप में, अगर आप उसको मैं बता दूं तो यकीनन आपको अंदाजा होगा, रियलाइजेशन होगा। हम जब पढ़ के सो जाते तो ब्रेन अपना काम करना शुरू कर देता। जब हम पढ़ते तो ब्रेन खाली इंफॉर्मेशन पिकअप करते रहता। जैसे मुर्गियाँ, ये जो परिंदे होते हैं क्या करते हैं, वो दाना पिकअप करते रहते, हजम नहीं करते, वो डाइजेशन प्रोसेस तो अंदर होता। इसी तरह से स्टूडेंट जब लर्निंग करते, इंफॉर्मेशन गैदर करते, दैट इज द टाइम when the knowledge you just pick up, but that knowledge gets organized when you go to sleep. आप जब सोते हैं तो माइंड क्या करता है, आपका ब्रेन क्या करता है, ये नॉलेज को आपके माइंड में ऑर्गेनाइज करता है, जमा के जिसको जहाँ ठीक रखना चाहिए उसको रखता है। सो दैट इज हाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नाइट आउट करने की वजह से उनकी जो नॉलेज जो गेन करते वो लोग, वो रिलायबल नहीं रहती। एग्जामिनेशन में स्क्रैच करे तो रिकॉल नहीं होती, नॉलेज याद नहीं आता। अरे बोलते हम ये सब पढ़े रहे, लेकिन आप उसको ऑर्गेनाइज होने के लिए टाइम ही नहीं दिए।
इसीलिए वो आपके माइंड में ऑर्गेनाइज हुआ नहीं हुआ। अगर आपका ग्रेड बढ़ाना चाह रहे तो जितना डाइट जरूरी है उतना स्लीप भी जरूरी है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपका ग्रेड इंप्रूव करने के लिए ये सब चीज़ों के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप अदम तवज्जो का शिकार हो जाते हैं। अट्रैक्शन का ऑपोजिट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट जो है आप क्या होते हैं, आपका जहन जो है मुंतशिर होना शुरू हो जाता है, इंतशार होता पांच चीज़ों से। अगर आप उस पर कंट्रोल करें तो आपका 10th क्लास का ग्रेड डेफिनेटली इंप्रूव होता। कम से कम 1-2 ग्रेड तो आप आसानी से जंप करते अगर आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन जो है दिन ब दिन इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, इतना मजबूत, इतना कभी होते चले जा रहा है कि इट इज़ गेटिंग, क्या कहना चाहिए, ये हट्टा कट्टा होते चले जा रहा है। और ये अब तक बहुत सारी चीज़ों को खा गया। कैमरा खा गया, घड़ी खा गया, अब वो बच्चों के फ्यूचर को खाने जा रहा है। चॉइस इज योर्स। आप ये मोबाइल का लुकमा अजल, लुकमा अजल मैंने अजल कहते हैं मौत को, क्या आप भी ये मोबाइल को अलो करेंगे कि वो आपको भी खा जाए? ये मोबाइल आपके ग्रेड को खा जाएगा, खुदा ना खासा, अगर आप उसको अवॉइड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इतने एडिक्ट हैं, अगर मोबाइल यूज़ नहीं करें ना तो उनको ऐसा मालूम होता है कि दे आर मिसिंग वो बहुत कुछ। लेकिन अगर आप उसको ओवरकम अगर करेंगे तो डेफिनेटली देखेंगे कि आपके ग्रेड जो है जैसा पायदान जो होती है, सीढ़ियाँ होती है, कम से कम 2-3 सीढ़ी आप आसानी से जंप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ए करेज, अगर आप में इतनी हिम्मत जुटा पाएँ, अगर आप इतनी अपनी हिम्मत बना पाएँ तो डेफिनेटली आपका ग्रेड जंप करेगा। कौन नहीं चाहता ग्रेड बढ़ना? एवरीबडी वांट्स, ठीक है। तो इसीलिए मोबाइल के साथ फ्रेंड्स खास तौर से बॉयज़ का टाइम जो है, गर्ल्स का टाइम प्रोटेक्टेड है, उनके घरों को कोई दोस्त वगैरह नहीं आते। बॉयज़ के पास बॉयज़ का ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स में चले जाता। यू हैव टू ले जा रहा है तो ठीक है, मेरा तजुर्बा है बता रहा हूँ। बॉयज़ आमतौर पर क्या करते हैं, वो समझते हैं कि फ्रेंडशिप का इम्तिहान अभी है, अभी फ्रेंडशिप है, एग्ज़ाम तक ही फ्रेंडशिप है। बहुत सारे बच्चे फ्रेंडशिप में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। आपका फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो आपसे अच्छा ग्रेड लाने वाला है, तो वो आपका फ्रेंड है, ठीक है। अगर आपसे कम तर ग्रेड है तो उसको एक्सप्लेन करिए। टीचिंग इज लर्निंग ट्वाइस। अगर आप किसी वीक स्टूडेंट को बैठ के प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें तो आपका भी फायदा है, उसका भी फायदा है, आपका रिवीजन हो जाता। इसीलिए मुहावरा है, टीचिंग इज लर्निंग ट्वाइस। और सिबलिंग डिस्ट्रैक्शन वगैरह। नेक्स्ट प्रैक्टिस। अभी जो आपको जो करना है एग्जामिनेशन तक, जो सबसे ज़्यादा चीज़ पे फोकस जो करना है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलूँगा। आप जानते हैं माइकल फेल्प्स कौन था? माइकल फेल्प्स जो है ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ओलंपियंस है। ओलंपिक गेम्स होता है ना, दे आर हेल्ड वंस इन 4 years। अभी 24 में फिर ओलंपिक होने जा रहा है। तो अब तक जितने भी ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने हासिल किए हैं? माइकल फेल्प्स ने हासिल किए हैं। पूरे के पूरे स्विमिंग इवेंट्स को स्वीप करता था। अब नाउ ही गॉट रिटायर्ड। उससे पूछे, ये आपको काम की चीज़ बता रहा हूँ, उससे पूछे कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड विनिंग। कई कंट्रीज को उतने गोल्ड मेडल नहीं आते। 28 गोल्ड मेडल्स इज सिक्योर्ड इन द ओलंपिक गेम्स। किसी कंट्रीज को, अपने कंट्री को 28 मेडल्स नहीं आते, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन एक बंदे ने 28 मेडल्स आज तक ओलंपिक के जीत लिए। उससे पूछे कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड। वो बोला कि मैं सिर्फ 2 ही काम करता हूँ, मैं 2 ही काम करता हूँ, या तो मैं पानी में होता हूँ या बिस्तर पे होता हूँ। इधर आई टेक रेस्ट, बिस्तर का मतलब बीमार नहीं, रेस्ट, इधर आई टेक रेस्ट और इन द वाटर। पानी में क्या करते हैं? प्रैक्टिस।
He said I practice for 4 hours daily. मैं मॉर्निंग में 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ और इवनिंग में 2 आवर्स प्रैक्टिस। बोले कि एक इंटरव्यूअर जब ये क्वेश्चन पूछा तो बोले कि आप भी गोल्ड मेडल आसानी से मार सकते हैं, यू फॉलो दिस। सिंपल काम है, सिंपल है वो। ऐसा अगर सिंपल होता तो और बहुत सारे ओलंपियंस बन जाते थे, दे वुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्ड मेडल्स। तो अभी इस वक्त में आपको जो करने की चीज है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या है? आप क्या करेंगे? आपका पानी क्या है? आपका पानी क्या है? बुक्स, बुक्स एंड बुक्स, ये आपका पानी है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? आप आसानी से समझने के लिए सेल्फ टेस्ट, आपका इम्तिहान आप लेना। ये आमतौर पर स्टूडेंट नहीं करते। अपना इम्तिहान खुद लेना। आपको मालूम होता है कि हाउ फार यू आर एबल टू डिराइव द इक्वेशंस। मैं इक्वेशन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। सेल्फ टेस्ट इज द प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी लोग बड़े बने हुए हैं, द सीक्रेट बिहाइंड ऑल दोज पीपल वाज प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस। अगर ये जुनून प्रैक्टिस का अगर आपके दिमाग में सवार हो जाए, आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट और बोल आई विल एंड। सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि हाउ टू बिग थिंकिंग, बड़ा सोचना। 10th क्लास का बच्चा जो है, बड़ा सोचने का मतलब क्या है? उसकी एक सिंपल चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे एक्चुअली दे डोंट थिंक ऑफ हायर ग्रेड्स। वो A1 ग्रेड या A2 ग्रेड ऐसा नहीं सोचते बहुत सारे बच्चे, इसलिए कि रिजल्ट सबसे ज़्यादा पूरे स्टेट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेडर्स रहते हैं वो C ग्रेड के स्टूडेंट रहते हैं। पूरे स्टेट के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो जो डोमिनेंट ग्रेड होता है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट जो ग्रेड सिक्योर करते हैं वो C ग्रेड है। यानी उनकी जो थिंकिंग है वो ऑर्डिनरी थी, इसीलिए उनका रिजल्ट भी ऑर्डिनरी है। दे आर नॉट इन B ग्रेड। B ग्रेड में, A ग्रेड में उनका रिजल्ट नहीं था। इसीलिए आप C लेवल की थिंकिंग नहीं रखना। आदमी जैसे सोचता है वैसे करता है, तो इसीलिए हमेशा बड़ा सोचना। एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी। एक बादशाह का दरबार था एंड ए मिल्क वॉज ऑफर्ड। आप बहुत जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, बादशाह को अपने टाइम के हिसाब से दूध ऑफर किया, लेकिन वहाँ पे बांधी आई और बादशाह को दूध पीने से रोकने के लिए उसने दफातन हाथ मार के दूध गिरा दिया। वहाँ पर एक बिल्ली थी, वो चाटी और मर गई। वो मरने से पहले बादशाह को लगा कि ही वॉज इंसल्टेड बाई ए मेड। उसकी बांधी जो है उसने इंसल्ट की, उसको दूध पीने से रोकी और उसका दूध भरे दरबार में गिरा के उसकी बेइज्जती कर दी, ठीक है। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसका सर खत्म कर दिया जाए, इसको सजा दी जाए, क्योंकि ही हैज इंसल्टेड द रूलर, किंग को। लेकिन जब उसने देखा कि एक बिल्ली आगे बढ़ी और उसको चाटी और मर गई, तो बादशाह को रियलाइजेशन हुआ कि उसके गलती का एहसास क्या है। देन ही थॉट दैट इसने बादशाह की जान को बचाई, सो ही थॉट ऑफ गिविंग ए रिवॉर्ड। उसको बोले कि आपको मैं शानदार इनाम दूंगा। वो अपने ट्रेजर हाउस में ले गया, अपने खजाने में ले गया और ले जाके बोला कि बैठ गया वो कुर्सी पे, बोला कि ये मेरा खजाना है, ट्रेजर है, आज तुम जिस चीज पे हाथ रखो तुम्हारा, जिस चीज पे तुम हाथ रखो, इसलिए यू हैव सेव्ड माय लाइफ, तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है, इसीलिए आज तुम जिस चीज पे हाथ रखो वो तुम्हारा। वो जो बांदी थी ना, वो C ग्रेड सोचने वाली नहीं थी, वो A1 ग्रेडर थी। वो मामूली औरत थी, लेकिन उसका सोचने का अंदाज A1 था। आगे गई और बादशाह के सिर पे हाथ रख दी। इसको बोलते बिग थिंकिंग। तो आपकी बिग थिंकिंग क्या होना चाहिए? A1 ग्रेड। लेकिन फिर बोला मैं आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। ये 35% की सोच नहीं होना चाहिए। आप जितना सोचेंगे उतना ही रहेंगे। सोच बड़ी करो, इंशाल्लाह आपका ग्रेड भी बड़ा हो। नेक्स्ट आखिरी गुफ्तगू। बहुत सारे बच्चे जो ग्रेड कम लाते या फेल हो जाते, मेरा तजुर्बा है, मेरे पास एक वाली साहब आए, रोने लगे कि साहब मेरा बच्चा 10th क्लास में है और इम्तिहान के लिए भी 6 महीने है, कोई दिलचस्पी नहीं है, गाड़ी लेना चले जा रहा और पैसे नहीं दिए तो घर में अभी को तंग कर दे रहा, सामान उठा के फेंक दे रहा, वो कर रहा, ये कर रहा। बहुत सारे रोने लगे, करने लगे। मैंने तो पूछा आप क्या काम करते हैं? तो वो बोले मैं फ्रूट का कारोबार करता हूँ। तो मैं बोला क्या है? तो क्या करते क्या है?
वो बोले कि साहब दुकान है या बंडी है, तो बोले कि मेरे पास बंडी है। मेरे को अंदाजा हो गया। मैं क्या करा, वो बच्चे को बुलाया, जिस बच्चे के बारे में वालिद उनके रो रहे थे, वालिद रो रहे थे। मैं बच्चे को बुलाया, बुला के जो है मैं वो बच्चे से पूछा आपके वालिद क्या करते हैं? तो बच्चा बोला कि हमारे वालिद फ्रूट का बिजनेस करते। वो समझ रहा है कि मौसम के मार्केट के दुकान है ना बड़े बड़े, वो दुकान में से मेरे वालिद की दुकान है। आमतौर पर फादर बच्चों के साथ बहुत सारे डिटेल्स वो कैसे कमाई करते हैं शेयर नहीं करते। डू यू एग्री? रेज योर हैंड्स। पेरेंट्स, आप वो फादर किस तरह से मेहनत करके पैसे ला रहे हैं, दे डोंट शेयर, वो आपसे नहीं बोलते। थैंक यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चे से पूछा आपके फादर क्या करते मालूम है? फ्रूट का। वो बोला क्या करते, दुकान है या क्या है? तो उन्होंने बोले सब बस इतना ही मालूम है कि फ्रूट का बिजनेस करते। मैं बोला आपके फादर का फ्रूट की शॉप नहीं है बल्कि उनकी बंडी है, मालूम है आपको? मैं बोला ये बंडी पे वजन जो होता है फ्रूट्स का कितने किलो होता है मालूम है आपको? कम से कम 4 कुंटल, 3 से 4 कुंटल का होता है। सेब जमाएंगे उस पर, मौज जमाएंगे, पता नहीं क्या क्या जमाएंगे, तो कितना होता? इतने किलो होता। मैं बोला अब आप बच्चे को बोला बाजू बढ़ो और आपके वालिद साहब के जरा हाथ देखो। उनके वालिद साहब जो है हाथ बंद कर लिए। उन्होंने बोले सर आप ये मत करिए सर, आई डोंट वांट टू शो माय हैंड्स। इंग्लिश में नहीं बोले, वो बोले कि साहब मेरे अपने हाथ क्यों बता रहे बच्चे को? मैं बोला ये बच्चे को बहुत पहले मालूम होना चाहिए था, आपके हाथ नहीं है बल्कि लकड़ी के हाथ है। उनके हाथों में इतने गट्ठे थे बंडी उठा उठा के। अब उसके बाद में मंजर इतना इमोशनल हो गया, जैसे ही बच्चा वो वालिद के हाथ को पकड़ा, वो बच्चा बोला कि डैडी मेरे को आपके हाथ में लग रहे बल्कि लगड़ी लग रही है, लगड़ी। इतने गड्ढे उनके हाथों में। मैं बोला ये वालिद के हाथ में गड्ढे किस लिए हैं? तुम्हारे फ्यूचर के लिए। वो धूप में बैठते, ट्रैफिक पुलिस वाले की गाली सुनते, रोजाना लोगों का झगड़ा, हम बोलता इधर हटो, हम बोलता इधर हटो। ये सब की जिल्लत बर्दाश्त कर रहे, के लिए कर रहे, हमारे लिए कर रहे। उसके बाद में वो बच्चे में इतना एहसास पैदा हो गया, साइलेंट हो गया बच्चा, वो अपने धुन पे लग गया। बड़ा अच्छा रिजल्ट लाया वो सिर्फ 6 महीने में, 6 मंथ से। ये जो बचे हुए दिनों में आप भी अपना ग्रेड इंप्रूव कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको एहसास हो कि आपके वालिदैन, खास तौर से आपके वालिद कैसा पैसा ला रहे, कैसे आपकी फीस पे कर रहे, कैसे आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे। अगर आपके अंदर ये एहसास हो गया, आपका ग्रेड डेफिनेटली बढ़ेगा। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे इन बच्चों में एहसास पैदा करें और उनके रिजल्ट को शानदार करें और उनका मुस्तकबिल दरख्शां करें। और जो मौका मुझे दिया गया है, मैं हेडेक फेडरेशन का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।